न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू सेगमेंट न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड देन आफ्टर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल में सिंपल एनिमल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनिमल को पढ़ेंगे। तो सिंपल एनिमल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किसको, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अब देखेंगे क्या कि अमीबा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। व्हाट इज अमीबा? तो अमीबा इज एन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। दिस वन इज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म होता है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। एक्वाटिक मतलब जल में जीने वाला, जल में जीवित रहने वाला, है ना, मूव करते रहता है। अब देखते हैं कि अमीबा को देखें। अब ये क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग पढ़े ना, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। तो ये जो करता हुआ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी सेल फीडिंग, ये सेल को ही खाता है। कैसे खाता है? तो जैसे मान लो कि अमीबा जो है वो एक्वाटिक है, वाटर में फ्लोट कर रहा होता है, तो जो माइक्रोस्कोपिक सेल होगा या माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो चाहे माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो, उस माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को ये अपने भोजन के रूप में कंज्यूम करता है, ग्रहण करता है ना। अब इसमें जो हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है। तो अमीबा में भी न्यूट्रिशन 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होगा, जिसमें सबसे पहला हम लोग पहला जो प्रोसेस है वो है इंजेशन का। इंजेशन यानी इनटेकिंग ऑफ फूड, फूड को लेना ही इनटेकिंग कहलाता है। तो अमीबा कैसे इंजेशन करता है? अमीबा का जो हम लोग शेप देखेंगे ये क्या है, ये इस तरीके का इरेगुलर शेप का ये ऑर्गेनिज्म होता है ना। अब क्या है यहाँ पे कि जैसे ही इसके इर्द गिर्द फूड मिलेगा, इसमें कोई क्या है, इसका कोई डेफिनिट माउथ नहीं है, कोई फिक्स इसमें ऑर्गन नहीं है। इसके सेल के अंदर में, बॉडी के अंदर में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जैसे ही इसके इर्द गिर्द में कोई फूड मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो फूड मॉलिक्यूल्स आएगा ना, तो ये क्या कर लेता है, ये फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया दैट मीन्स क्या, फॉल्स फूड हुआ। इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फूड। तो ये फूड जहां भी मिलेगा, अगर इधर मिलेगा तो ये इधर फॉल्स फूड का निर्माण करेगा, अगर इधर मिलेगा तो इधर, कहीं से भी जिधर भी मिलेगा उधर से ये फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करता है ना, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बनेगा। और स्यूडोपोडिया बनेगा तो क्या है, इसके माध्यम से ये फूड को होल्ड करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर करेगा तो फूड जो वो इनसाइड द सेल मूव कर जाएगा, यानी इंजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद द सेकेंड वन इज डाइजेशन। ये है डाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल अब अंदर चला गया, तो ये इस तरीके का, ये ऐसा है, अमीबा तो ऐसा ही है। सेकेंड में क्या होगा कि ये फूड जैसे अंदर जाएगा, तो फूड अंदर जाएगा तो कहां पे जाएगा, इसके सेल के अंदर में फूड वैक्यूल्स होता है। क्या है? फूड वैक्यूल्स है। इस फूड वैक्यूल्स के अंदर में फूड जाकर के स्टोर्ड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये डिकम्पोज करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा फूड का, है ना, ब्रेकडाउन एंड चेंज इनटू सिंपल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट करेगा। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन होगा यहाँ पे बाय सर्टेन केमिकल एंजाइम्स, सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अमीबा का सेल है, ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से फूड मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। अब तो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो है इंजेशन, डाइजेशन। उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड जब डाइजेस्ट कर गया है ना, तो फूड जब डाइजेस्ट कर गया है तो क्या होगा, यहाँ पे ये फूड जो है वो पूरे सेल में, है ना, पूरे सेल में, अमीबा का पूरा जो सेल बॉडी है, ये पूरे सेल बॉडी में क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड जो है, अब ये सिंगल सेल का है,
है ना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन फूड मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा। ये सिंगल सेल है, एक ही सेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ था, एरोहेड अंदर की तरफ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा। तो एरोहेड इस तरीके से बनाएंगे, यानी चारों तरफ ये क्या हुआ, स्प्रेड किया, है ना। तो एब्जॉर्प्शन हो गया पूरे सेल में, अब ये फैल गया। अब उसके बाद चौथा जो स्टेप है ये क्या होगा, चौथा स्टेप में एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये फूड वैक्यूल्स, एसिमिलेशन में क्या होगा कि इस फूड आइटम्स का, फूड मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइज किसमें करेगा, ये सेल के डेवलपमेंट में। सेल में अगर कोई बियरिंग हुआ है, कोई टीयरिंग हुआ है, कोई रैप्चर हुआ है, कोई इंजरी हुआ है, तो वो सारा का सारा क्या है, इस फूड आइटम से हम लोग, जैसे हम लोग के बॉडी में घाव होता है, एक्सीडेंट करते हैं तो जख्म होता है, जख्म होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है ना। सर्टेन मेडिसिन लेते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो खुद से ठीक होता है ना। तो उसको ठीक कौन कराता है, यही फूड आइटम्स, फूड मॉलिक्यूल्स। देखिए देखने के लिए हम लोग जब बोन का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कैल्शियम युक्त भोजन करते हैं। जब बॉडी को बिल्ड कराना होता है तो हम लोग प्रोटीनस फूड खाते हैं। जब एनर्जी चाहिए हम लोग के बॉडी को तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं ना। तो सेम चीज यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एनर्जी जो इस फूड आइटम से मिल रहा है उसको ये अपने सेल के डेवलपमेंट में, सर्टेन इंजुरी को मेंटेन करने के लिए, है ना, बियरिंग एंड टियरिंग को सही करने के लिए यूज करता है। अब क्या हो जाएगा कि जब वो फूड मिला तो सेल क्या हो जाएगा, ये डेवलप करेगा, यानी बड़ा हो जाएगा। ये सेल क्या होगा, ये अपने आप सेल जो है वो बड़ा होगा, इलार्जमेंट होगा। और जरूरत नहीं है कि जितना फूड ये लिया है, जितना फूड लिया ये सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाए। इसमें भी क्या हो जाए, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स बचेंगे, है ना। तो पांचवा स्टेप जो हम लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। और इस इजेशन के माध्यम से जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है, वैसा फूड मॉलिक्यूल्स जो वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाया है, वो क्या होगा, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में चला जाएगा, है ना। क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में जाकर के ये स्टोर्ड हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो किसमें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, है ना। जैसे यहां पे फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स, है ना, जैसे यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है, वैसे ही क्या होगा, आखिरी स्टेज में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जाकर के स्टोर होगा। और ये जो है वो सेल के पेरिफेरी में, कहीं भी किनारे में आकर के स्टे करेगा। और जब मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा, तो ये सेल का मेम्ब्रेन जो है वो टूटेगा। और टूट करके क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से सारे के सारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल के बाहर चले जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा को देखे, है ना। इसी तरीके से ठीक हम लोग पैरामीशियम को भी हम लोग देखते हैं। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग अभी न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखें। ठीक पैरामीशियम में भी इसी तरीके का होता है। तो पैरामीशियम में कैसे होता है, सारा प्रोसेस वैसे ही होता है। जैसे अमीबा में हुआ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वैसे ही पैरामीशियम में भी होगा। पैरामीशियम में क्या देखते हैं, ये इस तरीके का पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म होता है, सेंटर लाइक, चप्पल का जो सोल होता है उसके जैसा ये ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, इस तरीके का ये ऑर्गेनिज्म होता है ना। और इसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ इसके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिगर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया। इसका नाम क्या है, सिलिया, है ना। सिलिया फ्लैजेला पूछने आता है ना समझ में, फ्लैजेला बड़ा सा होता है और सिलिया छोटा छोटा है। जैसे हम लोग सेंटीपेड्स को देखते हैं, सेंटीपेड्स गंगवार नहीं बोलते हैं उसको, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स हम लोग बोलते हैं। तो उसमें कैसे उसका पांव होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। वैसे ही ये पैरामीशियम जो देखते हैं, पैरामीशियम में चारों तरफ से हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। अब क्या होता है कि इसके बॉडी के आसपास में, पैरामीशियम के आसपास में कहीं से भी अगर फूड मिलेगा, फूड मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तो क्या करता है, इसमें अमीबा में क्या है कि कहीं कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, माउथ वगैरह,
एनस वगैरह। लेकिन पैरामीशियम में क्या है, इसमें माउथ होता है, इसमें इंजेक्शन के लिए, इन टेकिंग ऑफ फूड के लिए माउथ होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे माउथ है, फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिला, तो फूड को ये क्या करेगा, पकड़ेगा, और ये वेव के जैसा चलता है, तरंग के जैसा मूव करते रहता है ना। अब यहाँ पे फंसा, ये मूव करते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से ये सेल प्रेडिक्ट कर लिया, यानी इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया। और जब इंजेक्शन होगा तो उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन सारा का सारा वैसे ही होते चलता चला जाता है। तो ये हम लोग न्यूट्रिशन इन क्या देखें, सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एंड पैरामीशियम को हम लोग न्यूट्रिशन में देख लिए। देखें अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल में, वो मेन जो टॉपिक है, वेरी क्रूशियल वन, और उसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग को पढ़ना है। एनिमल में किसको पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या है, ह्यूमन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है ना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखेंगे क्या कि अभी जो न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हैं वो कौन कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, बर्ड्स है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या है, ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग को कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तरह तरह के सिस्टम है। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या है, तरह तरह के सिस्टम है। जैसे सिस्टम में देखिए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा सिस्टम ही है ना। तो बहुत तरह के सिस्टम्स हमारे बॉडी में मौजूद है, और इतने तरह के सिस्टम्स होने के चलते हम लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तरह तरह के सिस्टम है हम लोगों में, है ना। तो बहुत सारे सिस्टम को हम लोग अभी पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ 4 सिस्टम यहाँ पे पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो कम से कम 6-7 सिस्टम के बारे में तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, है ना। और इसी 6-7 सिस्टमों के चलते ह्यूमन बीइंग को खास तौर पे क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोला गया है, कॉम्प्लेक्स एनिमल बोला गया है ना। तो अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन में ये डाइजेस्टिव, यानी ह्यूमन में ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता है। देखेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उसमें ह्यूमन बीइंग को हम लोग देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग एराइजेस फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और एनस पे जाकर के एंड होता है। और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, गट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट, GUT, गट बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में देखेंगे क्या सबसे अहम, कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से कंप्लीट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो देखेंगे सबसे पहला क्या है, माउथ, सेकेंड जो है उसको बोलते हैं ऑसोफेगस, तो सेकेंड हम लोग क्या देखे, ऑसोफेगस। थर्ड जो है वो है स्टोमक। फोर्थ इसमें आता है लीवर। फिफ्थ जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा जो है, सिक्स, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। एंड फाइनली ये एनस पे जाकर के ये हम मेन पार्ट लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे और भी पार्ट्स इसमें आते हैं जिसको हम फिगर जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। ये सारे के सारे जो पार्ट है, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक लॉन्ग ट्यूब हमारे माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर के एंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और उसी एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो मौजूद होते हैं, ठीक है।
अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे बॉडी में लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ये यहां से और एनस तक का जो ये है लेंथ है, ये लगभग 9 मीटर का ये लेंथ होता है। दिस लेंथ इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे भी वेरियस स्टेप्स में, यानी जो 5 स्टेप पड़े हैं, वो पांचों के पांचों स्टेप्स में जाकर के डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग पिक्चर बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये पिक्चर है, वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर हम बनाए हैं, रफ स्केच बनाए हैं, है ना। समझेंगे यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहला माउथ, है ना। माउथ क्या, ये जो ओपनिंग जो है, इसी को हम लोग माउथ बोलते हैं। ये लिप जिस जो बोलते हैं, दोनों लिप जो है, ये लिप का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज द माउथ। माउथ के जस्ट बाद क्या है, बकल कैविटी शुरू हो जाता है। जो हम लोग करते हैं, इसके अंदर जो होल है उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर में क्या है, टंग और टीथ है ना। तो टंग के जस्ट नीचे सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये 3 पेयर में मौजूद होता है। सलेवरी ग्लैंड के नीचे, ये सलेवरी ग्लैंड टंग के जस्ट नीचे 3 पेयर में ये मौजूद होता है ना। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है कि ये जो बकल कैविटी है वो ईड्स होता है यहाँ इपिग्लोटिस पे, और यहां से क्या हो जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्या, ओसोफेगस। तो ओसोफेगस होता है। अब ओसोफेगस के बाद ओसोफेगस जो जुड़ जाता है वो किससे, स्टोमक से जुड़ता है। स्टोमक देखिए यहाँ पे, ये जे शेपेड स्ट्रक्चर है स्टोमक, है ना। उसके बाद ये स्टोमक जो है वो आगे चल करके क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो जहां पे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है, इस जंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक इज कॉल्ड एज डियोडेनम। क्या बोलते हैं इसको, डियोडेनम, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसी जंक्शंस पे, डियोडेनम पे ही लीवर के अंदर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, और इस गॉल ब्लैडर से क्या होता है, बाइल जूस का ये सिक्रीशन होता है। तो वो बाइल जूस इसी में स्टोर होता है। इसका सिक्रीशन जो है वो यही डियोडेनम पे ही, ये जंक्शंस पे ही ये आकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलते हैं। उसके साथ साथ पेनक्रियाज जो देख रहे हैं, इससे पेनक्रिएटिक इंजाइम्स निकलता है ना। और वो इंजाइम भी क्या होता है, इसी जंक्शंस पे आकर के मिलते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर के मिलता है। उसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जगह पे एक जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। ये दोनों के जंक्शंस पे ये मौजूद होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है वो मूव करते हुए रेक्टम तक आएगा, यहाँ पे ये स्टोर्ड होता है, और उसके बाद फाइनली क्या होता है, एनस के माध्यम से आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम ऑर्गन के बारे में भी देखे, अभी हम ऑर्गन के बारे में देखे। अब सबसे पहले यहाँ पे ये इतने सारे ऑर्गन हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने के लिए चलेंगे कि 5 स्टेप जो हम लोग देख रहे हैं, वो पांचों स्टेपों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, है ना। कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होगा इंजेशन। क्या होगा, इंजेशन। जो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग न्यूट्रिशन का पढ़ रहे हैं वो है इंजेशन। तो इंजेशन को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इंजेशन का प्रोसेस क्या है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। द इनटेकिंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स को हम लोग ग्रैब किए, पकड़े, और पकड़ करके मुंह में डाले, इंजेशन यहीं पे समाप्त। फूड को पकड़े, मुंह में डाले, इंजेशन यहीं पे समाप्त। अब क्या है कि इंजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड हम लोग का शुरू हो जाता है डाइजेशन, है ना। अब समझेंगे, डाइजेशन थोड़ा सा लंबा है समझना। फूड को जैसे ही मुंह के अंदर हम लोग डालें, माउथ के अंदर में डालें, फूड का फिजिकल डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाता है ना। मुंह के अंदर में जैसे ही डाले तो डाइजेशन मतलब क्या होता है, डाइजेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स।
है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड को जैसे ही मुंह के अंदर में डालें तो क्या होगा, फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन, रोटी दाल चावल जो खाते हैं वो क्या होता है, मेस्टिकेट होते हैं, च्यून करते हैं। दांत हमारा मुंह बकल कैविटी में क्या है, दांत है, टंग है, टीथ है और सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो दांत जो वो क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, छोटे छोटे में तोड़ता है। और जैसे ही फूड अंदर में डालते हैं, मुंह के अंदर जाता है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है ना। फूड को जब हम लोग चबाना शुरू करते हैं तो मुंह से क्या होता है, वाटरी फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, पानी के जैसा लार टपकने लगता है। तो उस लार को टंग जो है वो क्या करता है, फूड के साथ अंदर में ये घुमाता है उसको, है ना, उसको मिलाता है, तब ना खाना जो हम लोग खाते हैं वो चिपचिपा हो जाता है। और याद रखोगे कि ये सलीवा जो है ना, सलीवा जो सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है उसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, है ना। ये केमिकल डाइजेशन करना शुरू करता है। टंग जो है, टंग तो मिलाने का काम करता है, टीथ जो वो फिजिकल ब्रेकडाउन कराता है, बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे में, है ना, तोड़ने का काम करता है। और सैलिवरी एंजाइम्स जो है उसमें क्या होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। वो अमाइलेज क्या करता है, फूड का केमिकल डाइजेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है मुंह में, है ना। सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और देखोगे कि जैसे रोटी खाते हो, तो रोटी जब हम लोग खाते हैं तो जब लंबे समय तक रोटी को चबाओगे ना तो अपने आप वो मीठा लगने लगता है। लोग जल्दी जल्दी में खा लेता है, नहीं पता चलता, अलग बात है। कभी रोटी को चबा करके खाओ लंबे समय तक, लोग थोड़ा सा मुंह में डाला, 2-4 बार चलाया, अंदर कर लेता है, उसको 1-8 मिनट के लिए एकदम आराम आराम से चबा करके खाओ तो देखो क्या है ना, वो मीठा मीठा लगने लगता है। क्यों, सैलिवरी अमाइलेज के चलते। अब क्या हुआ कि यहाँ पे माउथ में फूड जो है वो कम समय के लिए रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया, माउथ में स्टार्ट हो गया। जब डाइजेशन माउथ का कंप्लीट हो जाएगा तो वो हम लोग टंग के माध्यम से क्या होता है, टंग जो है इसको अंदर की तरफ भेज देता है। यहाँ पे इपिग्लोटिस होता है ना। और इपिग्लोटिस जो वो क्या करता है, ये एक भालव लाइक स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करता है। कभी कभी देखोगे खाने के क्रम में जो है, अगर खांसी हो गया, सरक उड़क गया, तो नाक के माध्यम से कुछ निकलता हुआ महसूस होगा, है ना। तो उसको वो इपिग्लोटिस जो है वो ब्रेक करता है। जिस समय डाइजेशन होता है उस समय रेस्पिरेशन, ये डाइजेशन के समय में रेस्पिरेशन को कुछ समय के लिए वो ब्लॉक करता है ना। तो इपिग्लोटिस के माध्यम से क्या हुआ, फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा और ये कहलाएगा क्या है, ओसोफेगस। ये ओसोफेगस जो है ये लगभग 12 इंचेस का होता है, 12 इंचेस का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है ये ओसोफेगस में, ये बस एक ट्यूब है ना, जो फूड को माउथ से यानी बकल कैविटी से स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ओसोफेगस जो देख रहे हैं, ये ओसोफेगस में क्या है, मसल से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस मसल है ना। यहाँ पे मसल्स होता है। और फूड मूव कैसे करता है, तो यहाँ पे मोशन होता है इसमें। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाइलिक मोशन। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी ये एक, जैसे मान लो ये ट्यूब है तो इसमें रिदमिक मूवमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं ये ट्यूब है तो ऊपर वाला पिचकेगा तो नीचे वाला खुलेगा, नीचे वाला पिचकेगा तो इसके नीचे वाला खुलेगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के चलते फूड मॉलिक्यूल्स हमारे माउथ से जो मूव किया है ओसोफेगस में, ये ओसोफेगस से मूव करते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है, पहुंच गया। अब देखोगे कि ये जो यहां तक जो पहुंचा, अब स्टोमक में पहुंचा तो स्टोमक में फूड जो वो लगभग 3 से 4 घंटे, कोई बुक 3 घंटा लिखता है, कोई बुक 4 घंटे लिखता है। तो यहाँ पे 3 घंटे को भी हम लोग लेंगे गलत नहीं है, 4 घंटे को भी लेंगे गलत नहीं है। यानी जो फूड हम लोग खाएं, ये फूड का जो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है, मैक्सिमम क्या मतलब 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे रहता है। कहाँ पे, इस स्टोमक में रहता है। और स्टोमक में इसका डाइजेशन होता है, स्टोमक में डाइजेशन होता है। तो स्टोमक में 3 चीज यहाँ पे मिलेंगे, इस स्टोमक में 3 चीज मिलेगा। कौन कौन सा चीज मिलेगा, सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा स्टोमक में। दूसरा जो है वो मिलता है पेप्सिन एंजाइम, है ना। और तीसरा जो इसमें मिलता है केमिकल सब्सटेंस वो है म्यूकस,
म्यूकस, समझोगे? ये तीन चीज मिलकर ये कहाँ मिलता है? स्टोमक में मिलता है। और इसी तीनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, कॉमनली गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये तीनों का कॉमन नाम क्या हुआ? गैस्ट्रिक जूस। यानी स्टोमक में क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूस मिलता है। और वो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। ये जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो सबसे पहला ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। स्टोमक के अंदर में मीडियम को एसिडिक बनाता है। और एसिडिक बनाता है इसलिए एसिडिक बनाता है ताकि इसके अंदर जो एंजाइम जो सीक्रेट हो रहा है पेप्सिन, वो पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन जो है वो जब स्टोमक के अंदर में मीडियम एसिडिक होगा तभी वो फंक्शन में रहेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो मीडियम को क्या बनाया? एसिडिक बनाया। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर फूड आइटम्स जो हम लोग खा रहे हैं, फूड के साथ कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? उसको किल करने का काम करता है, डेड करने का काम करता है। क्लियर? अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे हम लोग फंक्शन देख लिए। ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम्स जो है वो काम कब करेगा? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी मीडियम स्टोमक के अंदर में एसिडिक रहेगा तब वो काम करेगा। दूसरा क्या है कि ये पेप्सिन एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू करता है। यहाँ इसका ये डाइजेशन जो करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू करता है। यानी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें जो मौजूद है उसको तोड़ करके ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में, है ना, तोड़ने का ये काम करेगा। कौन? पेप्सिन एंजाइम। और तीसरा जो म्यूकस है, म्यूकस ये क्या करता है? ये तीनों एसेंशियल है। म्यूकस का काम क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है स्टोमक के अंदर में। कौन सा? प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे प्रोटेक्टिव लेयर मतलब क्या? एक म्यूकस जो है वो एक सिंपल सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जब इसमें आएगा तो बहुत ज्यादा जब एसिड का फॉर्मेशन होगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है उसको डैमेज कर सकता है ना। अरे एसिड है तो गला सकता है ना स्किन को। इसीलिए ये क्या है? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। जो अगर ज्यादा एसिड हुआ, एसिड का अगर लिबरेशन होगा, सीक्रेशन हुआ, तो क्या करेगा? वो म्यूकस को डिकम्पोज करेगा। ये हमेशा बनता है, हर रोज बनता और बिगड़ता है, बनता और बिगड़ता है ना। तो ये इनर वॉल डैमेज ना हो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आए? अब जैसे ये हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाएंगे। कोई जो दारू पीने वाला जो होता है, वो दारू पीने वाला जो है ना वो मतलब देखोगे जनरली वो मांस मछली के साथ, मांस के साथ वो दारू पीता है। शराब जो पीता है वो मांस के साथ पीता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जो वो अल्कोहल है ना, उसमें वाइन में अल्कोहल है और डायरेक्ट वो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, है ना, जो ड्रिंकर जिसको बोलते हैं, खूब पी कर, तो क्या होगा? डायरेक्ट अगर वाइन जाएगा, अल्कोहल जाएगा तो पूरा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को गला देगा ना। तो वो मांस इसलिए खाता है कि मांस खाएगा तो अगर वो तो एसिड गया ना डाइजेस्टिव सिस्टम में तो गलेगा, तो कौन गलेगा? वो बाहरी जो मांस खाया है, चिकन मटन के माध्यम से जो खाया वो गलेगा, वो डैमेज होगा, ना कि जो रियल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मसल है वो डैमेज हो। इसीलिए वो मांस खाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ म्यूकस का काम है ना। म्यूकस देखिए, अब यहाँ पे फूड 3 से 4 घंटे तक डाइजेस्ट मतलब रहता है और डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? इस 3 से 4 घंटे के डाइजेशन से यहाँ भी एनर्जी लिबरेट होता है। तो सिंपल एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि हम लोग जो फूड अगर 9 बजे खाते हैं सुबह में, तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। कम से कम 4 घंटे लगेंगे, उसके बाद एनर्जी मिलना शुरू होता है। यानी अगर कोई फूड सुबह में 9 बजे खाए हो तो उससे एनर्जी तुमको मिलने लगेगा कब से? 1 बजे से मिलने लगेगा, है ना। 12 से 1 के बीच में उससे एनर्जी मिलना धीरे धीरे शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखें स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक जो देख रहे हैं, स्टोमक का जो लास्ट इंड है, इस लास्ट इंड पे स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होता है जो इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब ये स्टोमक जो है, ये स्टोमक जैसे पेट स्टोमक जो है वो कहां पे जुड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ेगा। लेकिन ये जो जुड़ेगा यहीं पे क्या होता है? डियोडेनम इस पोर्शन को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? ये देख रहे हैं लीवर, तो लीवर के अंदर में गॉल ब्लैडर होता है।
है ना। गॉल ब्लेडर के अंदर में भी एक पैकेज होता है, ये क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर से एक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस, है ना। ये बाइल जूस का सिक्रीशन होगा इससे, ये सिक्रीट करके और डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा कहाँ, डियोडेनम जो जंक्शन है, इस जंक्शन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि ये मीडियम को अल्कलाइन करता है। ये गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर में बाइल जूस है, तो बाइल जूस जो होता है ना वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। पित्त की थैली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, मतलब हल्का हरा और पीला कलर का होता है। और ये मीडियम को क्या करता है, ये अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन मतलब समझ रहे हो, बेसिक। यहाँ पे एसिडिक था ना मीडियम, स्टोमक में एसिडिक था, और ये बेसिक मीडियम को बनाता है ना। बेसिक मीडियम बनाने से क्या होता है कि इसके बाद जो यहाँ पेनक्रियाज से जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स जो निकलेंगे, पेनक्रियाज है ना, अभी जस्ट बताएंगे, वो काम करेगा। और दूसरा क्या है कि ये बाइल जूस जो है, इसके अंदर में क्या है, बाइल साल्ट्स मौजूद है। क्या है, बाइल साल्ट्स मौजूद है। तो बाइल साल्ट्स जो है वो क्या करता है यहाँ पे, है ना, कि फूड को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। इसमें छोटे छोटे बाइल साल्ट्स, यहाँ पे दो चीज देखे ना, कि मीडियम को अल्कलाइन करेगा, और दूसरा क्या है, इससे जो बाइल साल्ट्स जो है वो क्या करता है, फूड को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, ये बाइल जूस। इसका फंक्शन देख लिए। अब पेनक्रियाज को हम लोग देखते हैं। तो पेनक्रियाज से, है ना, जो एंजाइम्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक अमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेनक्रिएटिक अमाइलेज बोलते हैं। और इसमें भी यहाँ पे तीन चीज मौजूद होता है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है ना। तीन चीज होता है, क्या, पेनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पेनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब हम लोग देखें यहाँ पे लीवर का सारा फंक्शन देखिए। अब इसके बाद क्या है, हम लोग पेनक्रियाज का देखेंगे। तो पेनक्रिया, ये जो देख रहे हैं पेनक्रियाज, ये ग्लैंड है ना, ये पेनक्रियाज क्या है, पैरेलल एंड जस्ट बीनीथ द स्टोमक। ये पैरेलल है ना, ये बहुत ब्रॉड फंक्शन इसका होता है पेनक्रियाज का। ये स्टोमक के ठीक नीचे और पैरेलली ये प्रेजेंट होता है। इससे तीन चीज का सिक्रीशन होता है। कौन कौन सा, पेनक्रियाज से, पेनक्रिया, ये तो हम लोग देखे स्टोमक का सिक्रीशन यहाँ पे होता है, इससे स्टोमक को हम लोग देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज से की कौन कौन चीज होगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, और दूसरा होगा ट्रिप्सिन, और तीसरा होगा लाइपेज, है ना। ये तीन चीज का सिक्रीशन होता है पेनक्रियाज से। कौन कौन, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ये जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है। हम लोग जो फूड लेते हैं, जो भोजन ले रहे हैं, उसमें स्टार्च मौजूद होता है ना, उस स्टार्च को ये सिंपल शुगर ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है ना। क्लियर। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। ट्रिप्सिन किसका कराता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ने का काम करता है। और लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाता है। किसको, मतलब फैट को इम्यूल्सिफाई करता है, तोड़ने का काम करता है। तीनों का फंक्शन समझ में आया। पेनक्रिएटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या है, ये स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, मतलब स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करवाता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाएगा, है ना। और लाइपेज जो है वो फैट को इम्यूल्सिफाई कराता है, इम्यूल्सिफाई फैट मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो इसका फंक्शन हम लोग देख लिए। पेनक्रियाज से जो तीन निकले, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, है ना, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये देख लिए। अब इसके बाद फूड जो है ये सारा का सारा सिक्रीशन जो है वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ आएगा, ये सारा का सारा सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, याद रखना, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे
लंबा पार्ट है, इसको ये 6.5 मीटर लंबा होता है और इसको 6.5 मीटर लंबा होता है, इसके बावजूद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये ट्यूब जो है ना वो मतलब बहुत नैरो ट्यूब है, बहुत पतला सा ट्यूब है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत पतला सा ट्यूब है। इस पतला सा ट्यूब के चलते इसका नाम पड़ गया क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, है ना, जिस एंजाइम्स का नाम क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। क्या नाम है इसका? इंटेस्टाइनल जूस। यहीं पे लिखते हैं इंटेस्टाइनल जूस, है ना। ये इंटेस्टाइनल जूस का यहाँ पे क्या हुआ? सिक्रीशन होगा, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे होगा, है ना। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेस्ट करवाता है किसका? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, का डाइजेशन होगा किसमें? ये कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा? ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन जो है वो किसमें टूटेगा? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, है ना। और प्रोटीन जो है ये किसमें टूटेगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, है ना। और फैट जो है वो किसमें करेगा? फैट जो है वो फैटी एसिड एंड, है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। ये चीज देखिए किस में कन्वर्ट किया? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, है ना। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा और फैट जो है वो फैटी एसिड में, यहाँ पे फैटी एसिड, और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, ग्लिसरॉल में ये टूटेगा। इतना देखें। अब जो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो था वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स और वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट कर गया। यानी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो हम लोग तीसरा जो प्रोसेस पढ़ने के लिए चलेंगे वो क्या है? डाइजेशन के बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या है कि यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसके वॉल से जुड़े हुए होते हैं, है ना। डाइजेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चल रहे हैं एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में क्या देख रहे हैं कि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जो ब्लड वेसल्स में क्या है? फूड डाइजेस्ट करेगा वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। कैसे कैसे टूटा वो सारा ऊपर से नीचे तक देखिए। अब ये टूट जाएगा तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर गया। तो अब क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं वो ब्लड वेसल्स, ब्लड में ये डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो वो जाकर के इंटरमिक्स करेगा और वहां से ये ट्रांसपोर्ट करेगा ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है ये हर एक सेल, हमारे शरीर के हर एक सेल में ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करेगा और वहां पे जाकर के ये मौजूद होगा, है ना। तो यहां से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन हो गया, वो सेल में जाएगा, वहां पे रेस्पिरेशन के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से वो ब्रेक करेगा, है ना। और ब्रेक करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ, है ना। एब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब इसके बाद जो चौथा प्रोसेस होगा वो एसिमिलेशन का होगा। एसिमिलेशन, इसमें क्या होगा कि फूड ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल में आ गया। अब सेल के अंदर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड पहुंचा हुआ है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे यहाँ पे जो फिजिकल डाइजेशन के बाद सारा का सारा क्या देख रहे हैं? केमिकल प्रोसेस ही है। तो सेल के अंदर में भी केमिकल प्रोसेस होगा, सेल के अंदर में भी क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। और उस केमिकल प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है कि जो फूड वहां तक पहुंचा है वो फूड से एनर्जी निकलेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा फिर से वो सेंड बैक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या देखते हैं? ये अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, यानी पूरा का पूरा फूड मॉलिक्यूल्स तो डाइजेस्ट होता नहीं है ना। जो पार्टली डाइजेस्टेड है या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है उसको फिर से भेज दिया जाता है कहाँ पे?
लार्ज इंटेस्टाइन। कहां भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखेंगे कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। हालांकि अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जाना जाने लगा है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या? अब इसका काम नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग के चलते हुआ है, पहले ये क्या फंक्शनल ऑर्गन था। आज भी ये रूमिनेंट्स में जो घास फूस खाने वाले जो एनिमल है उसमें मौजूद है, जो कच्चा प्रोडक्ट खाता है, कच्चा प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसमें आज भी ये फंक्शनल है। हम लोगों में ये वेस्टिजियल हो गया। वेस्टिजियल क्यों हुआ है? तो वेस्टिजियल इसलिए हुआ है कि हम लोग जो वो पका पकाया हुआ भोजन खाते हैं, है ना। खूब अगर फ्राइड फूड नहीं मिलेगा, पूरा ऑयली फूड नहीं मिलेगा, एकदम कड़ा कड़ा तरुआ वगैरह जो हम लोग खाते हैं, है ना, या फिर जो भुजिया वगैरह ही हम लोग खाते हैं, तो क्या होता है पूरा एकदम वेल फ्राइड, है ना। तो डाइजेशन मतलब उसको इतना पकाया जाता है कि 70% न्यूट्रिशन तो है ना बर्तने में निकल जाता है, उसका बाहर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बच गया 30%। तो 30% को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा नहीं समझ में आ रहा है, ऊपरे इसी में जाकर के डाइजेस्ट हो जा रहा है, वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तब ना देखते हो आदमी को कॉन्स्टिपेशन, अलान प्लान, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम रहता है ना। अब क्या देखें यहाँ पे अपेंडिक्स देखें, तो अपेंडिक्स फंक्शनल था जब हम लोग कच्चा सामान खाते थे, सेब खा लिए, पेड़ का पत्ता खाते थे, जिस समय हम लोग है ना अर्ली स्टेज में थे, प्लांट को, कच्चे प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम, भिंडी ऐसी कच्चे लोग खा लेता था, टमाटर लोग कच्चे खा लेता था, है ना। अभी सॉस बनता है ना। अभी देखोगे तरह तरह का उसका व्यंजन बन करके हम लोगों के सामने में परोसा जाता है, जिसके कारण ये अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल कहलाने लगा है ना। हालांकि आज भी अगर हम लोग उस तरह का कंज्यूम करें, रफेज खाएं, रेशेदार आइटम्स खाएं, है ना, कच्चा प्रोडक्ट्स खाएं, तो आज भी ये अपेंडिक्स जो है वो फंक्शनल रहता है। इसके बाद क्या होगा कि फूड मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा। तो अब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, है ना, कि जो हमारे बॉडी में एक चीज और यहाँ पे जो देखेंगे कि डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में जो यूज हुआ वो तो यूज हो गया, लेकिन जैसे फूड हम लोग जो लिए, आज जितना फूड लिए वो सारा का सारा फूड से जो एनर्जी निकला वो क्या सारा का सारा एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं? नहीं। अगर यूज कर लिए तो वेरी नाइस, अगर नहीं यूज करते हैं तो वो जो एनर्जी जो रिलीज हुआ है, ये एनर्जी हमारे लीवर में जाकर के स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। मतलब जैसे मान लो कि आज हम लोग 1000 कैलोरी एनर्जी लिए और वर्क अगर हम लोग 800 कैलोरी का किए, तो 200 कैलोरी एनर्जी तो हमारे बॉडी में ये बच रहा है ना अवशेष के रूप में। तो वो 200 कैलोरी एनर्जी कहां चला जाएगा? वो लीवर में चला जाएगा और ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, है ना, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब हम लोग जरूरत पड़ेगा, जैसे हम लोग कभी विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, मान लो कि 1000 कैलोरी लिया, है ना, और मान लो कि 1500 कैलोरी का काम करना पड़ रहा है, तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो उस समय एनर्जी कहां से मिलता है? फिर वो ग्लाइकोजेन से एनर्जी निकलना शुरू होगा। जैसे आदमी फास्टिंग करता है, तो फास्टिंग के समय में सारा काम कर रहा होता है, फास्टिंग के समय में सारा काम कर रहा होता है, यानी एनर्जी तो उसको चाहिए, लेकिन क्या फूड ले रहा है? नहीं ना ले रहा है। तो वो एनर्जी कहां से मिल रहा है? तो वही जो लीवर में ग्लाइकोजेन स्टोर हुआ है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुआ है, वो वहां ग्लाइकोजेन से टूट करके एनर्जी निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि फूड मॉलिक्यूल्स कहां पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन का इलियम कोलोन होते हुए यहाँ रेक्टम तक पहुंचेगा। और रेक्टम में क्या है कि रेक्टम में ये फूड जाकर के फिजिकली स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, फूड जो वो फिजिकली स्टोर हो जाता है। और रेक्टम में काम क्या है? तो जो फूड मॉलिक्यूल्स है, उस फूड मॉलिक्यूल्स में जो वाटर होगा ना, तो मैक्सिमम अमाउंट वाटर जो है वो इसको रेक्टम क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, है ना, वो कुछ समय के लिए स्टोर होगा। और जब हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं तो वो सारा का सारा सेमी सॉलिड पेस्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है रेक्टम में। अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स सेमी सॉलिड की पेस्ट के रूप में ये यहाँ पे जाकर के स्टोर होता है, और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो ये सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स एनस के माध्यम से हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। इसी को हम लोग इजेशन बोलते हैं या फिर डिफिकेशन बोलते हैं। इस तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल अभी कंप्लीट है ना। इसी में एक और सेगमेंट हम लोग को पढ़ना है, वो है डेंटल कैरीज। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग देखेंगे डेंटल कैरीज को देखेंगे
है ना। डेंटल कैरीज को एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे बताते हैं। ह्यूमन टीथ, ये फिगर देखिए, ये ह्यूमन टीथ का है। तो हम लोग देखते हैं क्या ह्यूमन में 4 प्रकार का टीथ होता है ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 प्रकार का टीथ होता है ना। किसी को एक कटिंग टीथ बोलते हैं, किसी को टीयरिंग टीथ बोलते हैं, किसी को ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, और है ना विजडम टीथ बोलते हैं। इस तरीके से देखते हैं टीथ का टाइप। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डेंटल केयर्स में हम लोग को देखना है कि दांतों का देखरेख कैसे करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे कि दांत का यानी टीथ का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इवन हार्डर देन बोन, यानी हमारे शरीर में जो हड्डी है हड्डी से भी ज्यादा ये मजबूत होता है। तब ना नॉन वेजिटेरियन जो खाता है पूरा हड्डी को भी एकदम पीस करके बराबर कर देता है। नॉन वेज खाने वाला करता है ना जी, कैसे? ये हार्ड है तब ना। उसके बाद इनामेल के जस्ट बाद जो लेयर आता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ये लगभग हमारे बोन का जो स्ट्रेंथ होता है उसके स्ट्रेंथ के बराबर होता है। इसके ठीक नीचे आता है पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और बहुत सारे नर्व सेल्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं इस पल्प कैविटी में, है ना। और इनर जो ये देख रहे हैं ये क्या होता है, हमारा गम्स से जाकर के मसूड़े से जाकर के जुड़ा हुआ होता है। अब क्या है इसका प्रॉपर टेक केयर, कि अगर इसको दांतों का अगर हम लोग प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होता है? जैसे मान लो कि कोई हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं, और मीठा पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद अगर इमीडिएट हम लोग उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम कुछ बैक्टीरिया आकर के इस पे बैठेगा। क्या? कुछ बैक्टीरिया इस पर आकर के बैठेगा, और बैक्टीरिया जब इस पे आकर के बैठेगा तो क्या करता है कि इस पे जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उससे ये क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। और वो एसिड जो है वो सबसे पहले धीरे धीरे करके इनामेल को कोरोड करेगा, इनामेल को बर्बाद करेगा, और इसके कारण क्या होगा, इसमें कैविटी बनना शुरू होगा, है ना। कैविटी बनना शुरू होगा। अगर और ज्यादा इसको ये करेंगे तो ये कैविटी बनते बनते कहाँ, पल्प कैविटी तक आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग कुछ भी खाएंगे तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें फंसेगा, फंस करके अंदर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या ब्लड वेसल्स और नर्व सेल है ना, इसके माध्यम से दांतों में झंझना। ठंडा खाओगे तभी दांत में दर्द, गर्म खाओगे तब भी दांत में दर्द, इस तरीके से ये पेन होना शुरू हो जाता है ना। तो इसको हम लोग केयर कैसे करते हैं, तो बोला जाता है कि हम लोग खाना खाने के इमीडिएट बाद ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद ब्रश करोगे तो इस तरीके से टूथ एके नहीं होगा, यानी दांतों में दर्द नहीं होगा, मसूड़ों में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा, है ना। और मान लो कि अगर दांतों का प्रॉपर देख रेख नहीं करोगे तो इससे प्लेक नाम की बीमारी हो जाती है। प्लेक समझते हो ना, प्लेक दांतों में पायरिया जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये लोई सुनहरे रंग का दांत कन्वर्ट होना हो जाएगा, सोने के जैसा पीला होना शुरू हो जाएगा। दांत कैसा होना चाहिए, उजला होना चाहिए ना, व्हाइट। और अगर प्रॉपर टेक केयर नहीं करोगे तो ये सोना के जैसे कन्वर्ट होते होते प्लेक नाम की बीमारी एकदम, यहाँ से आदमी बोलेगा तो पूरा रूम जो है वो पूरा एकदम दुर्गंध उसका मुंह का फैलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट टीवी में सुनते हो ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्या, अरे जितना टूथपेस्ट है वो बेसिक बिहेवियर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग जो खाना खा वो एसिडिक है ना, और खाना खा वो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और टूथपेस्ट जो है वो बेस है। तो जब एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, यानी वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो टूथब्रश यानी टूथपेस्ट से जो ब्रश किए, इसके कारण क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया, और इसके माध्यम से दांत हमारा लंबे समय के लिए स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सेगमेंट आज हम लोग देख लिए, है ना। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, इससे संबंधित हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।